नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने के बाद महायुति गठबंधन के दलों के बीच सियासी खींचतान देखा गया, जहां एक तरफ शिंदे और फडणवीस के बीच गृह मंत्रालय को लेकर लगातार लंबे समय तक सियासी खींचतान चला, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन ये चाह रहा था कि अब महायुति गठबंधन में फूट पड़े और वो कब यहाँ बाजी मारते हुए नजर आए। वहीं देखा गया कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को सीएम पद ना देकर उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती हुई नजर आती है। फिर सवाल उठता है मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर। शुरुआती दौर से एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग करते हुए नजर आए, क्योंकि सीएम पद की जब तक मांग कर रहे थे तब तक शिंदे के जहन में ये ख्याल नहीं था कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये कहकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, आपको बाद में हम गृह मंत्रालय सौंप देंगे। बात वहां तय हो गई और अब बात तय हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी बात से मुकरती हुई नजर आई। शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं दिया गया और अब ऐसे में पद के बंटवारे के बाद, विभागों के बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं शिंदे के हाथ से गृह मंत्रालय भी निकलता हुआ नजर आया। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट शिंदे के माध्यम से पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की चाह भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं निरस्त कर दी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की मांग को लेकर अड़े हुए थे, तो गृह मंत्रालय भी नहीं मिलता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है महायुति गठबंधन में सीधे तौर पर अब बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि शिंदे अब बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं एकनाथ शिंदे को? शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में फंसाती हुई नजर आई है। पहले शिंदे के हाथ से सीएम पद छीन लिया गया, डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया, शपथ ले ली गई। लेकिन उसके बाद जब विभागों और मंत्री पद का बंटवारा का बात सामने आती है, तो कहीं ना कहीं शिंदे को गृह मंत्रालय देने की बात से भी भारतीय जनता पार्टी मुकरती है और गृह मंत्रालय अपने पास रख लेती है। तो सर, किस तरह से देखते हैं कि गृह मंत्रालय शिंदे के पास ना जाना, भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाना, कहीं ना कहीं क्या एक बार फिर से शिंदे की तरफ से बगावत के संकेत उठते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर शिंदे को लेकर लगातार जिस तरह का माहौल बना और ऐसा लगा कि वास्तव में उनके साथ कुछ अन्याय तो हो रहा है, क्योंकि शुरुआत से कहते रहे कि भाई मेरे नाम पर आप चुनाव जीते, मेरे नाम पर आप इलेक्शन जीते, मेरे नाम पर इतना बड़ा बहुमत हासिल किया है और अब मुझे ही आप दरकिनार करना चाहते हो। आपको याद होगा उन्होंने यहाँ तक कहा था अमित शाह से मिलने के बाद कि कम से कम 6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन बीजेपी ने कहा कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप अगर सरकार में रहेंगे तब भी ठीक है और नहीं रहेंगे तब भी हमारे लिए कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि अजीत पवार हमारे साथ में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़े हुए और अजीत पवार भी अगर बगावत करते हैं तो उद्धव ठाकरे को हमने गुट में शामिल कर लेंगे। आपने देखा भी बीते दिनों जिस तरह तस्वीरें सामने आई उसमें जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, लग रहा था कि कुछ बड़ा कह सकते हैं कि घालमेल चल रहा है, कुछ बड़ा यहाँ पर होने की उम्मीद है। और यही वजह है कि शिंदे और अजीत पवार दोनों शांत बैठ गए। आपने गृह मंत्रालय का जिक्र किया, देखिए मुख्यमंत्री चलिए आपने नहीं बनाया, ठीक है, आपका बड़ा बहुमत आपको मिला है, बड़ी पार्टी बनकर आप उभरे, लेकिन कम से कम जो गृह मंत्रालय का पद था, महकमा था, वो तो शिंदे की तरफ जाना चाहिए। तो शिंदे लगातार मांग भी कर रहे थे कि भाई हमें ये मंत्रालय मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनके साथ में अनदेखी की है, जिस तरह से उनको ये मंत्रालय नहीं दिया है, और वहीं अगर अजीत पवार गुट की बात करें तो राजस्व मंत्रालय उनको दिया गया है। और ये जो तमाम चीजें हैं, तमाम जो कह सकते हैं कहानी बनती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर शिंदे के साथ में कोई बड़ा अन्याय, कोई बड़ी कह सकते हैं कि साजिश हो रही है, जिस वजह से वो अपनी जुबान को पूरी तरीके से नहीं खोल पा रहे हैं। दबी जुबान में बात कर रहे हैं, दबी जुबान में अपने कह सकते हैं एहसासों को बयान कर रहे हैं। लेकिन ये मानकर आप चलिए, यहाँ पर बीजेपी हमेशा से ये करती रही है कि जहां पर भी वो ताकतवर हो जाती है, अपने सहयोगी दलों को कोई बहुत तवज्जो देती हुई नजर नहीं आती है। जब उसको लगता है कि भाई हमारा काम इनके बिना नहीं चल सकता, तब आपने देखा है कि हमेशा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। आप देखिए केंद्र में देखिए, जब बीजेपी को ऐसा लगा कि 16 सीटें जो हैं लगभग टीडीपी के पास और 12 सीटें जेडीयू के पास और ये आंकड़ा करीबन 28-30 का बन जाता है, तो उनको ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आए कि अगर ये हमारे हाथ से जाते हैं तो सरकार कहने का अल्पमत में आ सकती है। इसीलिए बीजेपी का शुरुआत से ये टेंडेंसी रही है कि अपने आप को मजबूत करके वो बाकी दलों को कमजोर कर देती है ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद ना कर पाए। ऐसा ही कुछ अब शिंदे के साथ में भी लग रहा है, जब जरूरत थी। और देखिए सब रिश्ते जो है वो जरूरत के अनुसार चलते हैं, और जरूरत आपकी है तो आपको हर कोई तवज्जो देता हुआ नजर आता है।
जैसे जरूरत आपकी खत्म होती तो आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। जी। यही कुछ शिंदे के साथ में होता हुआ नजर आया कि पहले तो मुख्यमंत्री बनने की बात वो कहते रहे, उसके बाद में गृह मंत्रालय की बात कहते रहे, और देखिए अब उनको गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है और शिंदे जो है इस समय बेबसी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहेंगे तब शायद उनको बेहतरी कुछ मिले, और बीजेपी से अलग होते हैं तब उनका जो है जी। खराब दौर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष में बैठने के बाद उनकी हालत भी इस समय जो एमबीए गठबंधन है यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है उनकी तरह होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अभी शिंदे खामोश हो गए हैं और उन्होंने जो भी मंत्रालय मिला है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में यहाँ खलबली मच सकती है, बड़ा कह सकते हैं फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो नाराज दिखाई पड़ते हैं, और अगर ये हुआ तो आने वाले दिनों में शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में शिंदे और अजीत पवार के गुट पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ सकते हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से अजीत पवार यहाँ मांग करते हुए नजर आते हैं कि राजस्व मंत्रालय उनको दिया जाए, वहीं महायुति गठबंधन के दलों में सहयोग न दिखाई देने के बावजूद यहाँ उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि फडणवीस ने राजस्व मंत्रालय अजीत पवार को दे तो दिया है, लेकिन गृह मंत्रालय आखिरकार अपने पास रखने की क्या वजह रही? क्या शिंदे को वाकई यहाँ दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? क्या इशारों में ये कहने की कोशिश यहाँ फडणवीस द्वारा की जा रही है कि आपकी हमें जरूरत नहीं? क्योंकि जिस तरह की समीकरण यहाँ बन रहे हैं या जिस तरह की घटनाएं यहाँ घटित होती हुई नजर आ रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन ने तीनों दलों के सहयोग से बड़ी जीत तो दर्ज की, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं शिंदे को अलग थलग किया जा रहा है, जिसके चलते शुरुआती दौर में वो अपने गांव सातारा निकल जाते हैं और सातारा निकलने के बाद उनका संपर्क कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो स्थिति ऐसी रही है कि शिंदे को शुरुआती दौर से ही दरकिनार करने की कोशिश की जाती रही है। जिस तरह से सर ने समझाया कि 6 महीने का वक्त यहाँ शिंदे मांगते हुए नजर आए थे, लेकिन 6 महीने का भी वक्त उनको नहीं दिया गया, और देखा गया कि किस तरह से शिंदे की तमाम योजनाओं, तमाम रणनीतियों के माध्यम से जो जनता को फायदा हुआ है, उसके एवज में यहाँ वोटिंग परसेंट जो है वो महायुति गठबंधन का बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको दरकिनार करती रही है। लेकिन सर अगर इसी तरह चलता रहा और शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश यहाँ चलती रही, क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर अजीत पवार को भी कहीं ना कहीं शिंदे अपने साथ ले जाएंगे, महायुति गठबंधन को तोड़ देंगे, और उसके बाद उद्धव ठाकरे की क्या कुछ भूमिका रह जाएगी? देखिए बिल्कुल, अभी तो बहुत सारा कह सकते हैं राजनीतिक खेल बाकी है। अभी तो महीना भर लगभग हुआ सरकार बने हुए, और महीने भर के अंदर ही आपने देखा चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव हो, चाहे मंत्रालयों को लेकर टकराव हो, वो टकराव लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में मिलता भी रहेगा, क्योंकि जो समीकरण निकाला गया है, जो कह सकते हैं कि पूरा सरकार चलाने के लिए जो पूरी रणनीति बनाई गई है, वो कोई बहुत कारगर साबित नहीं होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2.5 साल के मंत्रालय दिए गए, 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल कोई और बनेगा। ये अपने आप में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उलझन पैदा करने वाला विषय बन सकता है। और साथ में यहाँ पर चाहे अजीत पवार हो या शिंदे हो, दोनों मंत्री हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी में भी अगर 2.5 साल का कार्यकाल है तो क्या उनका मंत्रालय भी 2.5 साल के बाद बदल जाएगा? क्या वो 2.5 साल के बाद मंत्री नहीं रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो वाकई अंदर खाने में बड़ी फूट पड़ सकती है, बड़ी दरारें आ सकती है। और देखिए छगन भुजबल तो अभी से बेहद नाराज दिखाई पड़ते हैं, हो सकता है कि अजीत पवार खेमे से बाहर भी निकल जाए। वहीं अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो देवेंद्र भोनेकर जो है वो पहले ही इस्तीफा देकर जा चुके हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, जो तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है, ये बता रही हैं कि रिश्ते भले ही ठीक बताने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन मनीष रिश्ते ठीक नहीं है, और सिर्फ दिखावे के तौर पर ऐसा लगता है कि सब एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन एकजुट नहीं है। और ये कुल मिलाकर महाराष्ट्र राजनीति के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं गंभीर विषय भी हो सकता है कि जो सरकार अभी अभी बनी है, क्या वो 5 साल तक चल पाएगी? क्या 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? क्योंकि एमबीए समीकरण अभी तो फिलहाल साथ में दिखाई पड़ते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन अगर शिंदे गुट और अजीत पवार गुट अलग होता है तो क्या बीजेपी के साथ वो आते हुए नजर आएंगे? तो ऐसे तमाम अगर मगर हैं जो बने हुए हैं महाराष्ट्र राजनीति में। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जाएगा कि शिंदे से जो वायदा किया गया था वो वायदा पूरा नहीं किया गया। अब इसके बाद शिंदे क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा शिंदे से किया था कि उनको गृह मंत्रालय यहाँ दिया जाएगा, तो वादा खिलाफी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती हुई नजर आई है, जिसके चलते शिंदे अंदरूनी तौर पर नाराज हैं, लेकिन बाहरी तौर पर वो इस चीज को दिखाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में क्या शिंदे के द्वारा बड़ी बगावत महायुति गठबंधन में होती हुई नजर आएगी? क्या शिंदे के साथ साथ अजीत पवार का भी मन यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा?
क्या दोनों के यहाँ साथ छोड़ देने से महायुति में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ ध्वस्त होती हुई नजर आएगी? और दोनों के यहाँ पार्टी छोड़ने के बाद या गठबंधन को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भूमिका है वो उद्धव ठाकरे की अहम होती हुई नजर आएगी कि अगर उद्धव ठाकरे साथ आ जाते तो सरकार सुचारू रूप से चल सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी साथ नहीं आते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।